बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर लाइव सेशन। आज की लाइव सेशन में हमने इंग्लिश के ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के एमसीक्यूज़ को कवर करना है। ओके, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किए हैं, आज डे 9 है। ओके, और डे 9 में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया था। अब ये सेकेंड राउंड में हम जा रहे हैं। ओके, और ये जो नॉन सब्जेक्ट पोर्शन है उनको हम कवर करेंगे। नॉन सब्जेक्ट में आपका जो 40% एमसीक्यूज़ हैं वो आपके नॉन सब्जेक्ट के इन सेशंस में कवर अप होंगे। ओके, जो बाकी हैं 60% वो भी हमने सीरीज स्टार्ट किए हैं। ओके, फिज़िक्स मैथ्स का भी आज सेशन हुआ है, जनरल का भी आज सेशन हुआ है। तो ये जो है नॉन सब्जेक्ट का पोर्शन 40% है। ओके, और जो बाकी हैं उसका वो 60% है। ओके, सब्जेक्ट का। ओके, अच्छा, ये जो वीडियोस है ना, इन वीडियोस को आप बाकी टेस्ट के लिए भी, प्रिपरेशन के लिए आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी वो करते हैं तो उसमें हम सारे टेस्ट को कंसिडर करते हैं। ओटीएस एक ही टेस्टिंग एजेंसी है, वो आजकल ज़्यादा, पहले एनटीएस होता था, आजकल ओटीएस हैं। ओके, तो ओटीएस हो गए, केपीपीएससी वाले हो गए। ओके, तो अगर आप इस तरह टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसमें केपीपीएससी वाले कंडक्ट करें, तो आप एसएसटी वाले भी केपीपीएससी वाले कंडक्ट करें, तो आप उनके अगर उसमें इंग्लिश है तो आप ये एमसीक्यूज़ वहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो नीचे कमेंट में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि मैंने फ़लाँ टेस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लें। तो वो टेस्टिंग एजेंसी को आप देख लिया करें। ओके, अगर वहाँ पे यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो को आप सारे एसएसटी टेस्ट के लिए कंसिडर कर लें। ओके, ज़रूरी नहीं कि एसएसटी के लिए, आप दूसरे टेस्ट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर वो टेस्ट केपीपीएससी वाले कंडक्ट कर रहे हैं, तब अगर वो टेस्ट ओटीएस वाले कंडक्ट करें तो फिर आप फॉर एग्जांपल एसएनजीपीएल के टेस्ट सीरीज़ भी हम स्टार्ट किए, तो एसएनजीपीएल जो है वो टेस्ट ओटीएस वाले कंडक्ट कर रहे हैं। तो ओटीएस अगर कंडक्ट करें तो वहाँ पे आप इस तरह फिर देख लिया करो। ओके, अच्छा, तो आज की क्लास में हमने 15 एमसीक्यूज़ को कवर करना है। ओके, इंग्लिश ग्रामर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ओके, नीचे कमेंट में मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाकायदा टॉपिक्स भी ऊपर लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये कौन से टॉपिक से स्पेसिफिकली पिक किया गया है। ओके, सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट। ओके, द लिस्ट ऑफ कंपल्सरी रीडिंग डैश ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट और वर इज हैज़ बीन। व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? नीचे कमेंट में बता दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि जो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है तो आप लोगों की एक्सपर्टीज़ कितनी है, आप लोगों की तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो मुझे नीचे कमेंट में बता दिया करें। ओके, व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? एमसीक्यूज़ नंबर लिख लिया करें और साथ में ये ऑप्शन लिख दिया करें कमेंट में। पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास द लिस्ट। ओके, लिस्ट जो है ये मेरे पास नाउन है। ओके, नाउन के भी फिर काफ़ी टाइप्स हैं। ओके, नाउन में फिर ये स्पेसिफिकली अगर आप देख लो तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं। ओके, कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन लाइक लिस्ट इज़ द कलेक्टिव नाउन। ओके, और ये हमारे पास सिंगुलर है यहाँ पे। ओके, सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट है ये हमारे पास सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आप कह सकते हैं। ओके, ऑफ कंपल्सरी रीडिंग। अच्छा, ऑफ कंपल्सरी रीडिंग इसको स्पेसिफिकली इंग्लिश के ग्रामर में हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, ऑफ कंपल्सरी रीडिंग्स डैश ऑन द डिपार्टमेंट लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हैं ये आपका सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे आपने जो यूज़ करने वो आपका आर होगा। आर नहीं होगा क्योंकि आर जो हैं ये आपका प्लूरल में आते हैं। ओके, वर वर जो हैं ये पास्ट में आते हैं। ओके, जो वर हैं ये एक तो ये पास्ट टेंस है और दूसरा इसमें ये प्लूरल हैं। ओके, तो दो एरर हैं, एक तो ये पास्ट हैं और ये प्लूरल हैं। ओके, और ये जो हैं ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं ऑन द डिपार्टमेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इज़ होगा, बिकॉज ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे इज़ आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा। ओके, हैज़ बीन ये तब आएगा अगर हमारे पास सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होता और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर सेंटेंस मेरे पास पेसो होता। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट होता और पेसो होता तो फिर आप हैज़ बीन यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, दैट इज रीड दिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 2 इज रिपोर्टेड स्पीच सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड ये एमसीक्यूज है। ही सेड दैट ही डैश द एप्लीकेशन द प्रीवियस डे, हैज सबमिटेड, हैड सबमिटेड, सबमिटेड और सबमिटेड। व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मुझे कमेंट में बता दें, कमेंट में मुझे आंसर कर दें कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 2 में हमारे पास ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में लाइक एमसीक्यूज हैं। ओके, एक हमारे पास होते हैं, सबसे पहले आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। एक हमारे पास होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, ये हिस्सा जो है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ओके, और ये इसके बाद जो होते हैं इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात कर लें तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसको आपने बैक्स पे लेके जाना है। ओके, ये मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किए कि लाइक डायरेक्ट में अगर वो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो इनडायरेक्ट में आपने उसको सिंपल पास्ट में लेके जाने हैं। ओके, डायरेक्ट में अगर वो सिंपल पास्ट में होगा, ये आप अपने साथ नोट करते जाएं। डायरेक्ट में अगर वो सिंपल पास्ट होगा तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ओके, डायरेक्ट में अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यू होगा, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम राइटिंग ए बुक। ओके, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू में है। ओके, तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। लाइक ही सेड दैट ही वाज राइटिंग ए बुक। ओके, पास्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। अगर डायरेक्ट आपका पास्ट कंटिन्यू है, ओके, तो इनडायरेक्ट में वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यू मीन्स के फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं ही सेड आई वाज राइटिंग फॉर हिम। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में वो क्या हो जाएगा कि ही सेड दैट ही हैज़ बीन सॉरी ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर हिम। ओके, या आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में वो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें विल आता है। ओके, फॉर एग्जांपल ही सेड आई विल ओपन द डोर। ओके, तो इनडायरेक्ट जो है उसमें वो वुड हो जाएगा। ओके, ही सेड दैट ही वुड ओपन द डोर। ओके, अगर डायरेक्ट में वो मस्ट है तो इनडायरेक्ट में वो आपका हैड टू हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें कि ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। ही सेड आई मस्ट वर्क हार्ड। ओके, ये डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। ओके, तो ये पॉइंट्स आप अपने साथ नोट कर दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, ये आप अपने साथ ज़रूर नोट कर दें। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें तो रिपोर्टेड स्पीच आपका ये है। ओके, तो यहाँ पे ही सेड, ये इनडायरेक्ट स्पीच आपको दिया है। ही सेड दैट ही डैश द एप्लीकेशन द प्रीवियस डे, तो यहाँ पे सेड है। ओके, तो ये इट मींस के ये आपका इसका जो डायरेक्ट बनेगा वो इस तरह बनेगा, ही सेड he has submitted the application the previous day। ओके, तो लाइक ये आपका डायरेक्ट बन गया। तो ये इसका फिर वो लाइक यहाँ पे देख लो, ही हैज़ मीन्स के ये आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ही सेड दैट ही हैड सबमिटेड द एप्लीकेशन द प्रीवियस डे, तो इसमें आपका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। हैज़ सबमिटेड ये करेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, हैज़ सबमिटेड दिस नॉट, सबमिटेड भी नहीं है, वुड भी नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर में बात नहीं कर रहा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3। ओके, एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 3 इज प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। अच्छा, शी इज प्रोफेशन डैश एकेडमिक राइटिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जब भी आपने प्रीपोजिशन को यूज़ करना है, ओके, और वहाँ पे दो स्किल्स आ जाएँ, ओके, अगर दो स्किल्स आ जाएँ,
और उनको आपने लिंक करना है तो वहाँ पे आपने एक प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। ओके, दोनों के लिए आपने एक ही प्रीपोजिशन को यूज़ करने, ताकि दोनों की पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहें। ओके, तो इसी वजह से आपने बहुत केयरफुल रहना है। ओके, तो यहाँ पे ऑन तो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑन जो है प्रोफिशिएंट ऑन एकेडमिक राइटिंग, नो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। विद भी नहीं आएगा। ओके, एट और इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एट जो है ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ हो। ओके, एक्टिविटी हो इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ गुड एट चेस, ही इज़ गुड एट चेस आएगा। ओके, क्योंकि चेस इज़ द एक्टिविटी। ओके, तो इससे पहले एट आएगा। लेकिन नॉर्मली लाइक टिपिकली यू कैन से आमतौर पर हम इंग्लिश में एट को बहुत कम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादातर इन को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इन को करेक्ट करना है। क्यों करेक्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे इन हमारे पास सेफेस्ट वे हैं, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग इज़ आल्सो दी एक्टिविटी। ओके, तो नॉर्मली जो हमारे इंग्लिश हैं उसमें हम यही इन यूज़ करते हैं। ही शी इज़ प्रोफिशिएंट इन एकेडमिक राइटिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इज़ दी दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब लेकिन यहाँ पे एट भी यूज़ हो सकता है। ओके, लेकिन आपने फिर सिचुएशन को देखना है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गुड एट चेस। ओके, ही इज़ गुड इन चेस वो सही नहीं आएगा, ही इज़ गुड एट चेस आएगा। ओके, तो इसी तरह आपने एट और इन लाइक एट को भी हम एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको भी हम एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरह बोलें शी इज़ प्रोफिशिएंट एट एकेडमिक राइटिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये यहाँ पे फिट नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह हो कि शी इज़ प्रोफिशिएंट डैश चेस, तो वहाँ पे आपने एट को यूज़ करना है। ओके, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे जो भी आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने हैं तो उसमें आपने काफ़ी केयरफुल रहना है। ओके ओके, एमसीक्यू नंबर 4 पे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 इज़ आर्टिकल साउंड विद स्पेलिंग। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पोक टू डैश यूरोपियन इन्वेस्टर अबाउट द प्रपोजल, एन ए दी या नो आर्टिकल। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि आर्टिकल्स हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर ऑन नाउन से पहले आपका आर्टिकल आएगा, एन आएगा, अगर उससे पहले आपका ए ई आई ओ यू, फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन से पहले आपका जो अल्फ़ाबेट हैं वो इन में से किसी से स्टार्ट हो तो उससे पहले आपने एन यूज़ करना है। ओके, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ हमारे पास इस तरह लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आपका पहला अल्फ़ाबेट जो है वो यू है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले आपने एन यूज़ नहीं करना। क्यों यूज़ नहीं करना? क्योंकि ये आपको वोवल साउंड नहीं दे रहा। ओके, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ होते हैं और जिन पोस्ट में कंपटीशन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे टेस्टिंग एजेंसीज इस टाइप के एमसीक्यूज़ लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एन को चूज़ करेंगे। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। ओके, ये वोवल साउंड को क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो यूरोपियन आपको वो साउंड दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे दी हम जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी यूज़ कर लो तो यूनिवर्सिटी में हमारे पास दी नहीं आता। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कहते हो कि इकरा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप फिर दी को यूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे आप जा रहे हो, तो इस तरह स्पेसिफिक प्लेसेस से पहले आप फिर दी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, जनरल यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी वो हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे आप दी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, so you should be very very careful in using articles. Okay, अच्छा, MCQ number 5 is parallelism, noun form. Improve the sentence. The job required leadership, communicating effectively and to think strategically. Required leadership, communicate effectively and think strategically. Required a leader, effective communication and to think strategically. Required leadership, effective communication and strategic thinking. Required leadership and communicate effectively and to think strategically. What do you think? इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? नीचे कमेंट में बता दें मुझे, कमेंट में मुझे आंसर कर दें कि इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर होगा।
इसमें आपने पैरेललिज्म को फॉलो करना है। ओके, लाइक हमारे पास 3 यहाँ पे एक हमारे पास है ये रिक्वायर्ड लीडरशिप, सेकंड हमारे पास कम्युनिकेट इफेक्टिवली, थर्ड है एंड टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। ये तीनों पैरेलल आपने रखने हैं। ओके, लाइक अगर एक हमारे पास नाउन है तो दूसरा भी नाउन होना चाहिए, तीसरा भी नाउन होना चाहिए, दैट इज़ पैरेललिज्म। ओके, इसको आपने मेंटेन रखना है। ओके, अगर एक नाउन है, दूसरा वर्ब है और तीसरा नाउन है तो वो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? नीचे कमेंट में बता दें, मैं रीड कर रहा हूँ, कमेंट्स को मैं रीड कर रहा हूँ। नीचे कमेंट में पुट कर लें जो करेक्ट आंसर होगा इन योर माइंड, डू लेट मी नो। ओके, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है इस टेस्ट के लिए। अच्छा, ऑप्शन ए, व्हाट डू यू थिंक, इसमें रिक्वायर्ड लीडरशिप हमारे पास क्या है? नाउन है या क्या है? रिक्वायर्ड लीडरशिप ये हमारे पास नाउन है। ओके, तो इसके बाद भी कम्युनिकेट इफेक्टिवली जो है ये हमारे पास नाउन नहीं है, ये हमारे पास वर्ब हैं। ओके, एंड टू थिंक स्ट्रेटेजिकली जो है ये भी हमारे पास वर्ब हैं। ओके, सो इस वजह से ये पैरेललिज्म को मेंटेन नहीं रख रहा, तो इसी वजह से ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड ए लीडर effective communication and to think strategically, इसमें भी हमारे पास मिक्स है। ओके, ए लीडर जो है ये हमारे पास नाउन है। ओके, उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये मेरे पास नाउन फ्रेज है। ओके, नाउन फ्रेज इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास लाइक ग्रुप ऑफ नाउन्स को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके, नाउन फ्रेज है ये हमारे पास। ओके, ये भी सही है। अब थर्ड लास्ट एंड टू थिंक स्ट्रेटेजिकली जो है ये हमारे पास इन्फिनिटो है। ओके, ये हमारे पास इन्फिनिटो है। सो इसी वजह से हमारे पास ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पैरेललिज्म को मेंटेन नहीं रख रहा। रिक्वायर्ड लीडरशिप ये हमारे पास नाउन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। ओके, तो नाउन ही है। ओके, नाउन फ्रेज इज आल्सो नाउन। ओके, तो ये भी हो गया नाउन है, ये नाउन फ्रेज है। एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये हमारे पास जेरंड है। जेरंड किसको कहते हैं? ये भी टाइप ऑफ द नाउन है, बट नाउन के एंड पे आई आ गया तो उसको हम फिर जेरंड कहते हैं। ओके, तो दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ द नाउन। तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ओके, तो इस वजह से ये पैरेललिज्म को मेंटेन रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है रिक्वायर्ड लीडरशिप। ओके, यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड लीडरशिप यहाँ पास नाउन है। ओके, एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली ये हमारे पास जेरंड है। ओके, कम्युनिकेटिंग यहाँ पे आई एन जी आ गया तो ये आपका जेरंड है। टू थिंक स्ट्रेटेजिकली ये हमारे पास इन्फिनिटो है, इन्फिनिटो। तो इसी वजह से यहाँ पे भी पैरेललिज्म मेंटेन नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 6 इज द डैंगलिंग मॉडिफायर। ओके, मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें आप लोगों को डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि एक एमसीक्यूज जो हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं, लाइक आई एम नॉट ओनली एक्सप्लेनिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो बाकी ऑप्शन है उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, तो उनमें फिर जो ग्रामर्स यूज़ हुए हैं तो उनको फिर थोड़ा सी डीप में देखना पड़ता है, ताकि आप लोग के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हों। तो यहाँ पे हम फिर कंसेप्ट्स ग्रामर में थोड़ा सी डीप हमें जाना पड़ता है, ताकि आप लोगों के जो माइंड है वो क्लियर हों। ओके, कि इसमें ये फला ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे डैंगलिंग मॉडिफायर की भी मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो एमसीक्यूज है उसको रीड कर लेते हैं। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द फ्लावर लुक ब्यूटिफुल। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ब्यूटिफुल फ्लावर caught my eye. Walking down the street I noticed the beautiful flower. Walking down the street there were beautiful flower. Walking down the street beauty of the flowers was evident. What do you think, इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा? डैंगलिंग मॉडिफायर किसको कहते हैं? डैंगलिंग मॉडिफायर हम उसको कहते हैं, लाइक आपका डैंगलिंग मॉडिफायर
तब होता है जब आपका सेंटेंस जो है, सेंटेंस में जो आपका जो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होते हैं, ओके, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, वो आपको क्लियरली नहीं बता रहा होता है कि कौन जा रहे हैं, ओके। लाइक सब्जेक्ट क्लियरली उसमें मेंशन नहीं होता, ओके। लाइक लाइक जो सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे देख लो, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। ऑप्शन ए में आप देख लो तो ये डेंगली मॉडिफायर इसमें है, ओके। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स कॉट माई आर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लाइक आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन यहाँ पे यहाँ पे आपको इस तरह फील हो रहे हैं ऑप्शन ए में कि जैसे फ्लावर जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द ब्यूटीफुल फ्लावर कॉट माई आर्ट, इट मीन्स के फ्लावर जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और मैंने उनको देखा, ओके। फ्लावर नीचे आ रहे हैं और उनको मैंने देखा। लाइक यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव फेज है, लाइक यहाँ पे नाउन नहीं है, ओके। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो हैं वो क्लियरली सब्जेक्ट को रिलेट नहीं कर रहे हैं, ओके। ऑप्शन बी में देख लो, ऑप्शन बी जो है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो क्लियरली बता रहे हैं कि वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, लाइक इसमें बंदा अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं नीचे आया हूँ, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट में नीचे आया हूँ, तो आई नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर, मैंने ब्यूटीफुल फ्लावर जो है उनको नोटिस किए हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुए हैं आई, तो ये आपका डेंगली मॉडिफायर नहीं है, ओके। डेंगली मॉडिफायर में आप कंफ्यूज होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो आप उसको लाइक रिलेट नहीं कर सकते किसी के साथ, लेकिन यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को रिलेट कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, ओके। सो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ आ रहे हैं कि यहाँ पे जो बंदा नीचे जा रहे हैं स्ट्रीट में, वो उसने ब्यूटीफुल फ्लावर को देखे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा, ओके। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ओके, क्योंकि देयर वर जो हैं वो प्रॉपर सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर रहा, ओके। देयर वर वो लाइक मॉडिफायर के साथ सब्जेक्ट को करेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। डी जो है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ब्यूटी ऑफ द फ्लावर वर एविडेंस, तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट मिसिंग है, ओके। ऑप्शन बी में सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। ऑप्शन ए जो है उसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है, दैट इज द पर्सन हु इज डूइंग दिस एक्शन, ओके। आई इज द पर्सन जो इस एक्शन को कर रहे हैं। किस एक्शन को कर रहे हैं? वो आई नोटिस द, उसने ब्यूटीफुल फ्लावर को नोटिस किया, ओके। तो इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। So A, C and D is your dangling modifier, okay. Next MCQs number 7, that is, okay, MCQs number 7. MCQ number 7 is voice double object. Choose the correct peso. अच्छा, कुछ peso एक्टिव वॉइस, पेसो वॉइस तो उस तरह होते हैं जो जिसमें आपके एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें हम वही रूटीन को फॉलो करते हैं, ओके। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे लाते हैं और फिर उसी को करते रहते हैं। लेकिन कुछ एक्टिव वॉइस, पेसो वॉइस आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें आपने सब्जेक्ट को पेसो में सब्जेक्ट को देखा होगा, ओके। तो आप वहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, तो वो एक्चुअली डबल ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ हुआ होते हैं, ओके। तो दे हैव गिवन मी ए स्कॉलरशिप, ए स्कॉलरशिप हैड बीन गिवन टू मी बाय देम। ऑप्शन बी इज आई हैव बीन गिवन ए स्कॉलरशिप बाय देम। सी, ए स्कॉलरशिप इज गिवन टू मी बाय देम। ऑप्शन डी, आई एम गिवन ए स्कॉलरशिप बाय देम। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, ओके। एक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कॉलरशिप हैं। स्कॉलरशिप जो है ये मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ओके। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है, ओके। तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं, ओके। तो पेसो वॉइस में क्या होगा? पेसो वॉइस में हमारे पास क्या होते हैं? या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ओके। या आप मी को जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उसको आपने सब्जेक्ट बनाए, या आपने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं स्कॉलरशिप, इसको आपने सब्जेक्ट बनाने, ओके। इन दोनों में से आप एक को आपने सब्जेक्ट बनाने, ओके, पेसो के लिए, ओके। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल सेंटेंस है, दे हैव गिवन मी ए स्कॉलरशिप, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
प्रेजेंट परफेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास पैसो जो है वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। ओके, आई हैव बीन गिवन ए स्कॉलरशिप। ओके, मी को मैं आई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, उसको मैं सब्जेक्ट में ला रहा हूँ आई। आई हैव बीन और हैव बीन क्यों? क्योंकि ये मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका पेसो भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है। ओके, तो आई हैव बीन गिवन ए स्कॉलरशिप, ये हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कॉलरशिप हैड बीन गिवन टू मी बाय देम, तो यहाँ पे पास परफेक्ट यूज़ हुए हैं, हैड बीन यूज़ हुए हैं। ओके, तो हैड बीन पास परफेक्ट हैं। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता हैव बीन तो फिर हम इस पे सोच सकते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे टेंसेस जो हैं उनकी मिस मैचिंग हो रही है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि मैंने रीज़न आप लोगों के सामने रख दी। ऑप्शन बी सी भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किए हैं। स्कॉलरशिप इज़ गिवन टू मी बाय देम, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल प्रेजेंट को टेंस को यूज़ किए हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय उन्होंने सिंपल प्रेजेंट को यूज़ किए हैं। सो यहाँ पे भी टेंसेस की मिस मैचिंग हो रही है। ओके, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आई एम गिवन ए स्कॉलरशिप बाय देम। ओके, तो ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय, तो यहाँ पे भी टेंसेस की मिस मैचिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, दैट इज okay, MCQs number 8 is conditional type 3 past counterfactual. Select the current sentence. A. If she had studied harder, she would have passed. If she studied harder, she would have passed. If she would have studied harder, she would pass. If she would study harder, she would had passed. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? यहाँ पे कंडीशनल कंडीशनल में टाइप 3, ये कंडीशनल क्लास हैं। ओके, कंडीशनल क्लास में पे टाइप 3 मीन्स के थर्ड कंडीशनल, इसको थर्ड कंडीशनल भी कहा जाता है। ओके, थर्ड कंडीशनल। अच्छा, थर्ड कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि थर्ड कंडीशनल मीन्स के लाइक हम जो पास्ट होते हैं, पास्ट में जो भी सिचुएशन होते हैं, ओके, लाइक जो पास्ट के सिचुएशन होते हैं, ओके, जो कि एक्चुअल में हैपन नहीं होते हैं। ओके, लाइक जिसको हम इमेजिनरी करते हैं, जिसके लिए हम रिग्रेट करते हैं, ओके, जिस पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, ओके, लाइक इमेजिनेशन में हम चल रहे होते हैं। ओके, तो उसको थर्ड कंडीशनल कहते हैं। लाइक थर्ड कंडीशनल के तौर पे आपने इस तरह उसको करना है कि यहाँ पे आपने इफ़ यूज़ करना है। ओके, इफ़ के साथ फिर पास परफेक्ट आएगा। ओके, इफ़ के साथ फिर पास परफेक्ट आएगा, फिर ओके कॉमा आएगा, फिर उसके बाद आपका वर्ड है और आएगा। ये अगर इस तरह का कोई क्लास आ जाए, ओके, कंडीशनल क्लास में आपका इफ़ होते हैं। ओके, कंडीशनल क्लास में आपका इफ़ होते हैं, तो इफ़ में अगर आप पास में बात कर रहे हैं, ओके, और उसमें आपका लाइक कोई इमेजिनेशन इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को, ओके, या कोई रिग्रेट कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ हैपन नहीं हुई, तो उसको फिर आपने किस तरह ट्रीट करना है? उसको आपने इस तरह ट्रीट करना है। इफ़ आएगा, फिर पास परफेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वुड हैव आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, उसके बाद कॉमा, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पे देख लो,
लाइक उन्होंने स्टडी नहीं की, लाइक सो इसी वजह से वो फेल हो गए। तो ये एक इमेजनरी सा सिचुएशन हम यहाँ पे क्रिएट करें। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर मैं अच्छी तरह से स्टडी करता तो शायद मैं एग्ज़ाम को पास कर लेता। ओके, तो लाइक यहाँ पे कंडीशनल टाइप 3 पास है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड। यहाँ पे इफ़ भी आ गया, पास परफेक्ट भी आ गया। ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पास परफेक्ट आ गया। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव आ गया, फिर पास पार्ट से शी वुड हैव पास्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, क्योंकि ये पास परफेक्ट सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं। ओके, इन द इफ़ क्लास यहाँ पे दो क्लास होते हैं। एक हमारे पास होता है इफ़ क्लास, जो कि आपका ये है। ओके, इसको हम इफ़ क्लास कहते हैं। ओके, और दूसरा जो हमारा क्लास होते हैं उसको हम मेन क्लास कहते हैं, जो कि ये हैं। ये हमारे पास मेन क्लास है। ओके, तो यहाँ पे इफ़ क्लास आप कहें इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर। ओके, और मेन क्लास क्या है, शी वुड हैव पास्ड। ओके, तो यहाँ पे अनरूरल सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे आपका ये फॉर्म बन रहा है। ओके, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए होगा। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ़ शी स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड। यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुए हैं। ओके, आपका जो इफ़ क्लास है उसमें स्टडीड स्टडीड मीन्स कि आपका पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे आप शी वुड, ये और जो आपका मेन क्लास है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शी वुड हैव पास्ट। ओके, जो मेन क्लास है आपका वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्रेजेंट या फ्यूचर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अच्छा, ऑप्शन सी जो है इफ़ शी वुड हैव स्टडीड हार्डर शी वुड पास। यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस यूज़ हुए हैं। ओके, वुड हैव। ओके, यहाँ पे आपका पास परफेक्ट टेंस यूज़ हुए हैं। ओके, इन द इफ़ क्लास, बट जो आपका मेन क्लास है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ हुए हैं। ओके, शी वुड पास उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस हो रहे हैं। ओके, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ शी वुड स्टडी इफ़ शी वुड स्टडी हार्ड शी वुड हैव पास। तो यहाँ पे भी आपका, अगर आप इफ़ क्लास में देखते हो तो इफ़ क्लास में आपका वुड स्टडी आ रहे हैं। ओके, जबकि मेन क्लास में आपका शी वुड हैव हैड पास्ट। यहाँ पे आपका यहाँ पे भी आपका मेन क्लास में भी आपका अगर वुड हैव पास्ट होता तो फिर आपका ये सही था, लेकिन यहाँ पे आपका ये पास्ट आ रहे हैं। ओके, वुड हैव आना चाहिए। ओके, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे आपका जो इफ़ क्लास है उसका जो सेंटेंस है वो भी फ्यूचर यूज़ हुए हैं। ओके, तो इस वजह से मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो इफ़ क्लास है उसमें वुड स्टडी। ओके, लाइक इनकरेक्ट सेंटेंस है, शी वुड हैड पास, आगे वुड हैव होता तो फिर आपका ये करेक्ट होता। तो इसमें ऑप्शन डी भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9, दैट इज एमसीक्यूज नंबर 9। ओके, प्रोनाउन इंटीरियर। अच्छा, एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट डैश असाइनमेंट बाय फ्राइडे, देयर हिज और हर हिज। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट असाइनमेंट बाय फ्राइडे। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस हैं वो आपका ऑप्शन बी है। ओके, हिज और हर, क्योंकि यहाँ पे आपका एवरी स्टूडेंट यूज़ हुआ है। एवरी स्टूडेंट जो है ये आपका हमारे पास इसको सिंगुलर एंटेसिडेंट कहते हैं ग्रामर के कंटेक्स्ट में। क्या कहते हैं? सिंगुलर एंटेसिडेंट। ओके, इसको सिंगुलर एंटेसिडेंट कहते हैं। अच्छा, सिंगुलर एंटेसिडेंट किसको कहते हैं?
सिंगुलर एंटीसीडेंट जो हैं ये सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, ओके, जिसको हम फिर रेफ़र करते हैं बाय अनदर प्रोनाउन, ओके। फॉर एग्जांपल आपका एक सेंटेंस है, ओके, उसमें आपका सिंगुलर एंटीसीडेंट यूज़ हुआ है, ओके, तो सिंगुलर एंटीसीडेंट को फिर हम रेफ़र करते हैं बाय अनदर प्रोनाउन, ओके, अनदर प्रोनाउन के थ्रू हम इसको फिर रेफ़र करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे देख लो, एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज़ दी सिंगुलर एंटीसीडेंट, ओके, इसको हम पे रेफ़र कर रहे हैं बाय अनदर प्रोनाउन हिज और हर, ओके, इन द सेम सेंटेंस, ओके। तो इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ईच स्टूडेंट आपका सिंगुलर एंटीसीडेंट है, ओके। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एंटीसीडेंट हैं वो ईच स्टूडेंट है, ओके। ईच स्टूडेंट आपका इस यहाँ पे एंटीसीडेंट है, ओके। और यहाँ पे आपके जो प्रोनाउन है वो हिज और हर हैं, ओके, तो जो कि सिंगुलर हैं, ओके। ईच स्टूडेंट भी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर यूज़ होगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इस तरह बोलो कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक, अगर इसके बजाय आप देयर यूज़ कर लो, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक, तो ये यहाँ पे फिर गलत होगा, ओके। क्यों गलत होगा? क्योंकि देयर की वजह से, देयर आपके यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर एंटीसीडेंट यूज़ करें तो इसके साथ आपने सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करने, ओके। तो ये इस तरह हो कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर बुक, ओके। तो सिंगुलर एंटीसीडेंट आपके फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एवरीवन है, ओके, दैट इज़ दी, ये भी आपका सिंगुलर एंटीसीडेंट है, ओके। ईच, नो 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 नो, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये भी आपका सिंगुलर एंटीसीडेंट है। इसके अलावा हमारे पास एनीवन या एनीबॉडी या समवन या समबॉडी, ये आपके सारे सिंगुलर एंटीसीडेंट हैं, ओके। या आप नो बॉडी, या आप ये भी कहते हैं नो वन, ये सारे जितने भी मैं कह रहा हूँ ये सिंगुलर एंटीसीडेंट इसको कहा जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, ओके। यहाँ पे आपका ए नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए जो है ये आपका प्लूरल प्रोनाउन में आते हैं, ओके। तो इस वजह से यहाँ सिंगुलर एंटीसीडेंट के साथ आपने सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करने। हिज आएगा या हर आएगा, वो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट यूज़ हुआ है, ओके। अगर कोई नाम यूज़ होता होता तो फिर वहाँ पे आप हिज और हर उसके अकॉर्डिंगली आप पुट करते हैं। यहाँ पे हर भी नहीं आ रहा क्योंकि हर आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, बट ये आपका जेंडर स्पेसिफिक है, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे एवरी स्टूडेंट का उन्होंने बोला है, जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये फीमेल है या क्या है। हिज भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी जेंडर स्पेसिफिक सिंगुलर प्रोनाउन है, ओके। तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 इज़, अच्छा, MCQs number 10, that is sentence boundary comma splice. Choose the best correction. The teacher arrived, the student fell silent. The teacher arrived, the class fell silent. The teacher arrived, the class fell silent. The teacher arrived and the class fell silent. The teacher arrived because the class fell silent. Okay, what do you think? इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा? The teacher arrived, the class fell silent. अच्छा, इसमें अगर यहाँ पे आप देख लो ओरिजिनल सेंटेंस को, ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? द टीचर अराइव्ड कॉमा द क्लास फेल साइलेंट, ओके, उसके बाद डॉट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए हैं,
द टीचर अराइव्ड, एक ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। द क्लास फेल साइलेंट, एक हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ओके, तो जब भी आपके दो इस तरह इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएं तो उनको आपने ज्वाइन करने हैं बाय सम, यू कैन से कि कंजंक्शन आपने उसमें यूज़ करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, द ऑप्शन ए इज़ द टीचर अराइव्ड, द क्लास फेल साइलेंट। इसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने कॉमा को हटा दिए। तो दो क्लास है डिफरेंट लेकिन कंजंक्शन नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। द टीचर अराइव्ड, यहाँ पे सेमी कॉलम उन्होंने यूज़ किए हैं। ओके, तो ये हमारे पास सेमी कॉलम यहाँ पे सूटेबल नहीं होता। ओके, यहाँ पे हम सेमी कॉलम को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी, द टीचर अराइव्ड कॉमा यूज़ हुए, एंड द क्लास फेल साइलेंट, तो ये एंड एज ए कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हुए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो गया। द टीचर अराइव्ड बिकॉज द क्लास फेल साइलेंट, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पे बिकॉज हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा बन रहा है। ओके, ये सेंटेंस ही गलत है, तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, दैट इज एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 इज एडजस्ट टू ऑर्डर एंड कोलोकेशन। कोलोकेशन किसको कहते हैं? कोलोकेशन जो है लाइक कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, जिसका फ्लो जो है वो आपको नेचुरली आ जाते हैं। ओके, नेचुरली आप उन वर्ड्स को अगर कंबाइन कर लो तो एक नेचुरल सा फ्लो देते हैं। ओके, तो वो उसको हम कोलोकेशन कहते हैं। शी डिलीवर्ड ए डैश प्रेजेंटेशन, शी डिलीवर्ड ए क्लियर कंसाइज एंड परसेवरेंस, परसेवरेंस कंसाइज क्लियर, कंसाइज परसेवरेंस क्लियर, वेरी परसेवरेंस एंड कंसाइज क्लियर। अच्छा, यहाँ पे सारे वर्ड एक ही जैसे हैं बट ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। ओके, इसको हम एडजेक्टिव ऑर्डर कहते हैं। ओके, तो जो एडजेक्टिव ऑर्डर हैं उसमें आपका ओपिनियन आ जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपको उसमें साइज़ आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप एज डाल देते हैं, फिर उसके बाद आप शेप डाल देते हैं, फिर उसके बाद आप कलर डाल देते हैं, फिर उसके बाद आप ओरिजिन डाल देते हैं, फिर उसके बाद आप मटेरियल डाल देते हैं, उसके बाद फिर पर्पस को डाल देते हैं, उसके बाद फिर नाउन को डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइक प्रेजेंटेशन आपका नाउन है। ओके, तो यहाँ पे देख लो, शी डिलीवर्ड ए क्लियर कंसाइज एंड परसेवरेंस, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किए, एडजेक्टिव ऑर्डर को मेंटेन किया। ओके, जो रूल ऑफ एडजेक्टिव ऑर्डर जो है उनको उन्होंने मेंटेन किया, उन्होंने अपने ओपिनियन दिए कि ये क्लियर हैं या एम्बिगुएट हैं या क्या है इसमें, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्लियर, ओके क्लियर हैं। उसके बाद वो फिर कह रहे हैं कि कंसाइज हैं। ओके, कंसाइज हैं एंड परसेवरेंस उसके बाद कह रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन बी में वो क्या कह रहे हैं, परसेवरेंस कंसाइज एंड क्लियर। यहाँ पे आपका ये जो है ना ये थोड़ा सा awkward लग रहा है, अगर इन दोनों को आप दोबारा पढ़ लो, क्लियर कंसाइज एंड परसेवरेंस, यहाँ पे परसेवरेंस कंसाइज एंड क्लियर, क्लियर आप एंड पे यहाँ पे ला रहे हो, सो ये थोड़ा सा awkward लग रहा है और इतना कॉमन भी नहीं है, डेली लाइफ हम ये यूज़ करते हैं, क्लियर कंसाइज एंड परसेवरेंस। ओके, ऑप्शन सी जो है कंसाइज परसेवरेंस एंड क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक तो कॉमा नहीं है। ओके, और दूसरा ये है कि आपका कंजंक्शन नहीं है, क्लियर के साथ मस्ट कंजंक्शन आना चाहिए, तो ये भी गलत है। वेरी परसेवरेंस एंड कंसाइज क्लियर, तो ये भी नेचुरल कोलोकेशन आपको नहीं दे रहा। ओके ओके, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा इसमें, हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 12 पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 इज ओके, एमसीक्यूज नंबर 12 दैट इज फॉर्मल ईमेल रजिस्टर, चूज द मोस्ट प्रोफेशनल ओपनिंग टू एन अननोन रिसिपेंट। अच्छा, अगर आपने ईमेल भेजने और रिसिपेंट जो है उनका आपको पता नहीं है कि वो कौन है, उनका स्पेसिफिक नाम भी आपको पता नहीं है, उनका जो डिजिग्नेशन है वो भी आपको पता नहीं है, तो आपने किस तरह किस तरह क्या बोलने हैं, हाय बोलने हैं, रिस्पेक्टेड सर मैडम बोलने हैं, डियर सर मैडम बोलने, टू होम दिस में कंसर्न बोलने। सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा? नीचे कमेंट में पुट कर लें, कमेंट में पुट कर लें, ये बहुत आसान एमसीक्यूज हैं। ओके,
डू लेट मी नो, मैं कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ डियर सर या मैडम स्लैश मैडम। ओके, जो हमारा यहाँ पे मैं थोड़े से टिप्स आप लोगों को दे दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, आप लोगों ने बहुत केयरफुली सुनना है। ओके, ये जो है ना इसको हम सेलुटेशन कहते हैं मैथ्स में। ओके, सेलुटेशन। ओके, जो हम कहते हैं ना डियर या रिस्पेक्टेड सर मैडम, उसके नीचे हम पैराग्राफ को लिखते हैं, तो इसको हम सेलुटेशन कहते हैं। ओके, तो जो हमारा प्रोफेशनल इंग्लिश है, प्रोफेशनल इंग्लिश मींस के मैं स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ओके, उसमें हम डियर सर या मैडम बोलते हैं। ओके, डियर सर और मैडम हम उस केस में बोलते हैं जिसमें हमारे पास जो रिसीवर हैं उनका नाम अगर हमें पता नहीं है, उनका नाम हमें पता ही नहीं, तो हम कहते हैं डियर सर मैडम। ओके, लाइक एक न्यूट्रल फॉर्म में उनको करते हैं। लाइक आपका जेंडर का भी पता नहीं है कि सर हैं या मैडम है, तो हम बस डियर सर स्लैश मैडम कर देते हैं। ओके, अच्छा, ऑप्शन बी, इसमें हमारे पास रिस्पेक्टेड सर मैडम। ये रिस्पेक्टेड जो हैं, ये अगर आप चले जाओ साउथ साइड पे, आप चले जाओ एशिया में, साउथ साइड लाइक साउथ एशिया, वहाँ पे आप चले जाओ तो वहाँ पे सब लोग रिस्पेक्टेड सर मैडम बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर आप ग्लोबल की बात कर लें कि हमारे पास जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंग्लिश की आप बात कर लें, तो उसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते रिस्पेक्टेड सर मैडम। ओके, और जो हमारा KPPSC है जो SSC टेस्ट को कंडक्ट करेगा, तो वो भी उन्हीं को प्रेफर करते हैं जो ग्लोबली हों। ओके, नॉट टू स्पेसिफिक कंट्री। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर नहीं होगा। ओके, हाय जो है, हाय लाइक ऑप्शन ए, ये बहुत हमारे पास इनफॉर्मल सा आ जाते हैं। ओके, इनफॉर्मल सा सिचुएशन बन जाते हैं, इसी वजह से ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन डी जो है टू होम दिस में कंसर्न। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने ये यूज़ करना है टू होम दिस, तो ये गलत होगा। ओके, टू होम यहाँ पे इट आते हैं। ओके, टू होम इट में कंसर्न, और यहाँ पे सेमी कॉलम आते हैं। ओके, कॉमा आपने नहीं डालना, सेमी कॉलम आपने यहाँ पे डालने हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे गलत होगा। ओके, इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि लाइक अगर आप लाइक अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को ये ख़त लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपने फिर ये लिखने टू होम इट में कंसर्न, और सेमी कॉलम आपने वहाँ पे पुट करने हैं। ओके, अच्छा, सो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, MCQs नंबर 13। MCQs number 13, that is cohesion, logical connector, filling the blank. The data were incomplete dash, the conclusion could not be verified. However, moreover, for example, therefore. So what do you think? इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? नीचे कमेंट में पुट कर लें, इसमें क्या आएगा? अच्छा, हाउएवर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कोई कंट्रास्ट बात करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल दो सेंटेंस हैं और वो दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक दूसरे के एक कंट्रास्ट हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने हाउएवर यूज़ करना है। ओके, हाउएवर कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ पे कंट्रास्ट रिलेशनशिप आपका दो सेंटेंस के बीच में बन रहा हो, तो वहाँ पे हमने हाउएवर यूज़ करना है। मोर ओवर जो है वो लाइक दो सेंटेंस हैं और एक सेंटेंस के साथ आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस का ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करने पे आपने मोर ओवर यूज़ करना है। ओके, इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि ऐड इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस का इंफॉर्मेशन ऐड करने या उसी से रिलेटेड आप बात कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपने लिखते हैं मोर ओवर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप
आपने फर्स्ट सेंटेंस का कोई एग्जांपल देना है तो वहाँ पे आपने फिर ये यूज़ करने के फॉर एग्जांपल दिस 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 ओके। अच्छा, जो देयरफॉर हम काज एंड इफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं या काज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन बनता है उसमें एंड इफेक्ट वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम देयरफॉर यूज़ करते हैं ओके। यहाँ पे द डेटा वर इनकम्प्लीट डैश द कंक्लूजन कुड नॉट बी वेरीफाइड। डेटा वर इनकम्प्लीट ये हमारे पास काज हैं ओके, ये काज हैं। द डेटा वर इनकम्प्लीट ये मेरे पास काज है। और जो द कंक्लूजन तो उससे क्या हुआ, कंक्लूजन वर नॉट वेरीफाइड तो ये उसका इफेक्ट है ओके। सो दिस इज द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओके। तो यहाँ पे आपने द डेटा वन इनकम्प्लीट देयरफॉर द कंक्लूजन कुड नॉट बी वेरीफाइड तो यहाँ पे देयरफॉर करेक्ट आएगा ओके, दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं, एमसीक्यूज नंबर 14। अच्छा, MCQ number 14 that is cohesion and redundancy. Choose the best revision. We will revert back to you with the final outcome by Monday. We will revert back to you with the final outcome by Monday. Option B is we will reply to you by Monday. Option C is we will get back to you with the final outcome by Monday. Option D is we will revert to you by Monday. Okay, so what do you think? इसमें हमारे पास कौन सा correct option होगा? वी विल रिवर्ट बैक टू यू विद द फाइनल आउटकम बाय मंडे। इसमें हमने बेस्ट रिवीजन बेस्ट रिवीजन मीन्स के बेस्ट सेंटेंस हमने ढूंढना है ऑप्शन ए बी सी एंड डी में ओके। यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है इसमें ये रिवर्ट बैक जो है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ओके। ये इसकी वजह से ये सारे सेंटेंस का ये गलत हो रहे हैं ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे पास रिडंडेंट है ओके। इसको आप कह सकते हो कि दिस इज दी रिडंडेंट ओके, ये आपके रिडंडेंट हैं। रिडंडेंट किसको कहते हैं, यहाँ पे आप देख लो रिवर्ट ओके। तो रिवर्ट किसको कहते हैं, रिवर्ट का मतलब ये है कि रिवर्ट भी बैक को कहते हैं ओके। और यहाँ पे भी बैक दो वर्ड आपके रिपीट हो रहे हैं ओके। रिवर्ट बैक मीन्स रिटर्न बैक ओके। तो दोनों रिपीट हो रहे हैं तो इसी वजह से ये सेंटेंस जो है इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, वी विल रिवर्ट बैक टू यू विद द फाइनल आउटकम बाय मंडे, ये गलत है। ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने रिडंडेंसी को मेंटेन रखा हुआ है ओके। रिवर्ट बैक यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया तो इस वजह से सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है वी विल रिप्लाई टू यू बाय मंडे, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ओके। लेकिन यहाँ पे मीनिंग हमारे पास चेंज हो रही है ओके। और मीनिंग क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको प्रॉपर रिस्पांस देंगे, वी विल रिवर्ट बैक टू यू विद द फाइनल आउटकम बाय मंडे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको सिंपल रिप्लाई देंगे जिस तरह इस सेंटेंस वी विल रिप्लाई टू यू बाय मंडे। तो उन्होंने कहा कि ऊपर ये मीनिंग को चेंज कर रहे हैं ओके। यहाँ पे रिप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं ओके कि हम आपको फाइनल सॉल्यूशन देंगे ओके, फाइनल आउटकम देंगे। रिप्लाई की यहाँ पे बात नहीं हुई तो इसी वजह से इसको भी आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज़ वी विल गेट बैक टू यू विद द फाइनल आउटकम बाय मंडे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये मुझे एक तो क्लियर ओके, और दूसरा जो हमारा रूटीन की इंग्लिश होती है उसके अकॉर्डिंगली ओके एक नेचुरल लुक और नॉन रिडंडेंट है। इसमें देख लो वी विल गेट बैक टू यू विद द फाइनल आउटकम बाय मंडे ओके, इसमें कोई रिडंडेंट इन्वॉल्व नहीं है ओके, रिडंडेंसी इसमें नहीं है ओके। तो इस वजह से दिस इज द फॉर्मल एंड करेक्ट एंड कंसाइज सेंटेंस ओके। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके। ऑप्शन डी भी मेरे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वी शेल रिवर्ट टू यू बाय मंडे। अच्छा, यहाँ पे रिवर्ट जो है वो जो पीछे आपने जो बातें की होती हैं तो उसका रिस्पॉन्स देना, सो उसको वहाँ पे आप रिवर्ट को यूज़ कर सकते हैं ओके। यू कैन से कि रिवर्ट टू ए प्रीवियस स्टेट, जो स्टेट आपने पहले डिफाइन किया तो उसका वहाँ पे आप रिवर्ट बैक वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है मुझे ओके। यहाँ पे आप वी शेल रिस्पॉन्ड यू बाय मंडे, यहाँ पे रिस्पॉन्ड आप यूज़ कर लें, सो दैट्स विल बी बेटर ओके।
तो इसी वजह से ये जो हैं ये इनकरेक्ट हैं। ओके, इसमें ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15, दैट लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडेज क्लास। एमसीक्यूज नंबर 15, एमसीक्यूज नंबर 15 इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अच्छा, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। She said to the student, please submit your forms today. She told the student, please submit their forms that they. She requested the student that they submit their forms today. She requested the student to submit their forms that day. She said the student to submit their forms that day. What do you think? इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? शी said to the students. Okay, she said to the students, please submit your forms today. तो ये एक रिक्वेस्ट कर रही हैं, और क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं? एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट कर रही हैं। ओके, कौन सी पोलाइट? एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हैं। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? यहाँ पे मैं आप लोग को एक और हैंड भी देता हूँ कि जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो वहाँ पे आपने वर्ब जो यूज़ करने हैं वो रिक्वेस्टेड यूज़ करने हैं। ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच में आपने वर्ब यूज़ करने हैं वो रिक्वेस्टेड यूज़ करने हैं। ओके, जब भी इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आ जाए डायरेक्ट में, तो आपने फिर वहाँ पे हमेशा आपने क्या यूज़ करने? रिक्वेस्ट यूज़ करना है। ओके, रिक्वेस्टेड। अच्छा, इनडायरेक्ट में आप ये कोटेशन मार्क्स भी हम अक्सर रिमूव कर लेते हैं। ओके, और टुडे की बजाय हम इनडायरेक्ट में फिर क्या यूज़ करते हैं? डेट डे यूज़ करते हैं। ओके, ये टेंसेस के रूल हैं। ओके, आपने इसी तरह इसी के अकॉर्डिंगली आपने आगे प्रोसीड करना है फिर। अच्छा, सो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट को देखते हैं। शी टोल्ड द स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट देयर फॉर्म्स दैट डे। तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ है। ओके, तो इसी वजह से ये हमारे पास यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट यूज़ करें, तो ये गलत। अच्छा, ऑप्शन बी, शी रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट दैट दे सबमिट देयर फॉर्म्स बाय फॉर्म्स टुडे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी रिक्वेस्टेड उन्होंने यूज़ किए हैं। ओके, रिक्वेस्टेड उन्होंने यूज़ कर लिए हैं, बट यहाँ पे अब क्या होगा कि शी रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट दैट दे सबमिट देयर फॉर्म्स टुडे। टुडे उन्होंने यूज़ किया। अभी फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपसे कहा कि दैट डे यूज़ होगा। अच्छा, सो दिस इज़ आल्सो दी नॉट करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी क्या है? शी रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू सबमिट देयर फॉर्म्स दैट डे। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये मेरे पास करेक्ट लगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड उन्होंने यूज़ किए हैं।